दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, दिलीप मंडल की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे मामले पर बातचीत कर रहे हैं जो इस समय भारत के समाज और राजनीति में बहुत ज्यादा जिस पर चर्चा हो रही है, खास करके जो इसका एक पहलू है, सामाजिक पहलू, और इसका जो राजनीतिक एक पक्ष है, उसको लेकर दरअसल बहुत बातचीत हो रही है। हम बात कर रहे हैं समीर वानखेड़े, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई जोन के सबसे बड़े अधिकारी हैं, IRS ऑफिसर हैं, और उनको लेकर एक बड़ा विवाद छिड़ गया है। विवाद के देखिए कई पहलू हैं और कुछ पहलुओं को हम लोग इस बातचीत में छोड़ दे रहे हैं, जैसे कि उन्होंने जो शाहरुख खान के बेटे पर रेड उन्होंने डाली और वो सही था या गलत था, उन पर एक उगाही का केस है, बहुत सारी चीजें और हो रही हैं। उन सारे पहलुओं को छोड़ देते हैं। हम सिर्फ इस मामले में एक विषय पर बातचीत कर रहे हैं, और वो मामला है महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने जो सवाल उठाया है कि समीर वानखेड़े जो हैं वो दरअसल समीर दाऊद वानखेड़े हैं, और इस नाते वो इस्लाम प्रैक्टिस करते हैं। उनके पिता भी अपने नाम में दाऊद लगाते थे, और उन्होंने जो शादी की वो बाकायदा उसका निकाहनामा आया। और अगर वो मुस्लिम हैं तो शेड्यूल्ड कास्ट का स्टेटस कैसे क्लेम कर रहे हैं, और इस स्टेटस को क्लेम करके उन्होंने नौकरी कैसे ली, ये जो पक्ष है, सिर्फ इतना सा पक्ष हम दिलीप मंडल की पाठशाला में बातचीत करना चाहते हैं। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे पास दो बहुत खास मेहमान हैं जो इस विषय के सबसे अच्छे देश के जानकारों में हैं। अली अनवर अंसारी साहब, पूर्व सांसद, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। शुक्रिया आपका भी। अली अनवर अंसारी साहब पसमानदा आंदोलन के एक तरह से देश में संस्थापक रहे हैं, पत्रकार रहे हैं, और जैसे मैंने पहले आपको बताया कि 2 बार के वो सांसद भी रहे हैं, और इस विषय पर उनकी जो पकड़ है इसके बारे में आपको पता है। दूसरे मेहमान हमारे अरविंद कुमार हैं, वो PhD स्कॉलर हैं रॉयल हॉलवे लंदन यूनिवर्सिटी के। बहुत बहुत स्वागत है अरविंद आपका। धन्यवाद। और अरविंद जी, जैसा आप जानते हैं कि सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज पर लगातार कमेंट्रीज कर रहे हैं, और वो पढ़ाते भी रहे हैं, और इस समय वो अपनी PhD कर रहे हैं। तो अली अनवर अंसारी साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि मुस्लिम या इस्लाम धर्म प्रैक्टिस करना और शेड्यूल्ड कास्ट स्टेटस, ये जो विवाद है कि अगर कोई व्यक्ति शेड्यूल्ड कास्ट है तो वो तभी शेड्यूल कास्ट हो सकता है जब खास धर्मों का वो पालन करता है। तो ये पूरा मामला क्या है, एक जो जिनको नहीं मालूम उनके लिए मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि आप एक ब्रीफ हमें इंट्रोडक्शन दें कि एक पूरा विवाद है क्या। ये बहुत ही अच्छा सवाल दिलीप जी आपने उठाया है, और ये भी सही है कि जो मामला शाहरुख खान साहब के बेटे का और वानखेड़े साहब के बीच जो चल रहा है, और उसमें नवाब मलिक साहब है, वो अलग कानूनी मामला है। उस पर नहीं जाते हुए आपने बहुत सही सवाल उठाया है, और बहुत समय पर उठाया। देखिए, संविधान में, भारत के संविधान में शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन के मामले को जो संविधान की धारा डील करती है वो 341 है, 341। तो 341 में जब संविधान बना तो इसमें इस तरह का कोई रिलीजियस बैन या उस धारा पर कोई रिलीजियस कैप, मजहबी पाबंदी जिसको हम लोग उर्दू में कहते हैं, धार्मिक प्रतिबंध नहीं है। बाद में 1950 में इसको एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए उस पर धार्मिक प्रतिबंध लगा दिया गया, और ये कह करके कि अदर देन हिंदू, माने हिंदू को छोड़ करके दूसरे धर्मों में कोई दलित नहीं होगा, दलित की जो सुविधा मिलती है वो नहीं मिलेगी। ये 1950 की बात है। उसके भी पहले, संविधान बनने के पहले भी, ब्रिटिश पीरियड में भी इस तरह की का कोई प्रतिबंध नहीं था कि इसी धर्म के लोग सिर्फ दलित होंगे। संविधान में भी नहीं था, 1950 में लगा। फिर उसको 1950 वाले प्रतिबंध को फिर सिखों का
मामला उसमें बाद में जुड़ा कि नहीं, सिख भी हिंदू धर्म के हिस्सा है, और ये धर्म यही से उसका ओरिजिन है, इसलिए उस पर भी ये प्रतिबंध नहीं होगा। मतलब कि उसके जो दलित हैं, जिनको मजहबी सिख कहा जाता है, वो शेड्यूल कास्ट का जो फैसिलिटीज है वो अवेल करें। फिर बाद में बीपी सिंह साहब ने उसको शुरू किया अपने शासन काल में, जो नियो बौद्ध कह करके, बुद्धिस्ट में, तो बुद्धिस्ट को भी इस ये से शामिल किया गया, ये कहते हुए कि बुद्ध धर्म भी तो ये भारत का पैदाइश उसकी हुई है, तो उसको भी इस से डिवार किया जाता है, माने इस प्रतिबंध से, और इसमें इसकी फैसिलिटी वो भी ले। अब रही बात कि दो बच गया, मुसलमान और ईसाई। तो सबसे पहले सच पूछिए तो सबसे पहले मदर टेरेसा ने इस सवाल को उठाया, और इस सवाल के लिए कि ये तो धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है, हमारे समाज में भी, माने ईसाई समाज में भी दलित लोग हैं, उस तरह की जातियां हैं, तो धर्म बदलने से, इसका बुनियादी बात है, धर्म बदलने से, रिलीजन चेंज करने से आदमी के सोशल स्टेटस में कोई चेंज नहीं आता है। इस बात को मदर टेरेसा ने कहा, और एक दिन गांधी जी का जो ये है, जहां उनको जलाया गया था, गांधी घाट पर एक दिन का उन्होंने उपवास भी किया। खैर उस समय के भाजपा के लोगों ने इनका विरोध किया, मदर टेरेसा का, और फिर वो एक संत थी, उन्होंने ये भी कहा कि हमारे ये से किसी को अगर हर्ट हुआ है तो भाई हम माफी भी मांग देते हैं, लेकिन वो अपने स्टैंड पर कायम थी कि हमारे समाज में भी हैं। तो उसके बाद से ही ये बात आई ओपनर थी। मुसलमानों में भी हम लोगों ने इस बात को शुरू किया कि नहीं भाई, मुसलमानों में भी दलित हैं। जैसे मान लीजिए मुसलमान में भी भंगी, हलाल खोर जिसको कहते हैं, कहीं हेला कहते हैं, कहीं होलैया कहते हैं, कहीं जमादार कहते हैं, वो मैला ढोने का काम करता है, मैला साफ करने का काम करता है। जो आप गटर में जो सफाई कर्मी मरते हैं नगर निगम के और नगर पालिकाओं के, उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों सफाई कर्मी होते हैं जी। तो उनको ये क्यों नहीं सहूलत मिलनी चाहिए? तो इस बात को लेकर के, और हम लोगों ने शुरू से, मैं 6 से और 18 तक पार्लियामेंट का भी मेंबर रहा, मैंने इस सवाल को उठाया, मैंने इस सवाल को के लिए आंदोलन किया। सच्चर कमेटी बनी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन बना, सच्चर कमेटी ने भी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने भी, जिसके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंगनाथ मिश्रा साहब थे, वो चेयर कर रहे थे रंगनाथ मिश्रा कमीशन के। सच्चर साहब दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, वो चेयर कर रहे थे सच्चर कमेटी। उन लोगों ने कहा है कि ये धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी सामाजिक स्थिति उसी तरह की है, दलित हैं, ये मुसलमानों के दलित हैं, ये ईसाइयों के दलित हैं। तो इस आधार पर जो सवाल है, इसको हम समझते हैं कि यही मौका है कि इसको क्लियर कर देना चाहिए। सुन रहे हैं कि बीजेपी सरकार को हम लोग बराबर मांग करते रहे हैं, इसके लिए आंदोलन हुआ है, इसके लिए शेड्यूल कास्ट कमीशन ने मांग की है। हाँ, एक बात हम लोग जरूर कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट में मुसलमानों के शेड्यूल कास्ट को अगर ले जाइएगा, ईसाइयों को ले जाइएगा, तो शेड्यूल कास्ट का एग्जिस्टिंग कोटा को इनहांस कीजिए, उसको बढ़ाइए। तो इस जबकि ये सवाल गर्म अनवर साहब, बाकी आपके और कम से कम और डिटेल आपके और टिप्पणियां हम लेते हैं, लेकिन एक इनिशियल कमेंट हम अरविंद जी से भी लेना चाहेंगे कि वो इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, खास करके समीर वानखेड़े के कास्ट सर्टिफिकेट और उनके रिलीजियन और रिलीजियस जो उनकी प्रैक्टिसेस हैं, इसको लेकर जिस तरह से इसको देखा जा रहा है, जो डिबेट है, और इसका खास करके जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरल जो इसका पूरा फ्रेम है, उस फ्रेम को आप किस तरह से देख रहे हैं कि ये क्या इस्लाम और क्रिश्चियनिटी प्रैक्टिस करने वाले को भी ये दर्जा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? इसका हिस्टोरिसिटी क्या है, क्या ये मामला है? देखिए,
दिलीप जी, अली अनवर साहब को हम लोग बहुत मतलब ग्रेजुएशन के दिनों से मैं सुनता आ रहा हूँ और उनसे कुछ हम लोगों को सीखने को मिला है। तो जो भी मेरा विचार होगा भले उनसे थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन तो उनके कंसर्न्स जो है, उनके जो समाज के लेकर उनके कंसर्न है, उन सारे कंसर्न्स के साथ हम लोग सबसे पहले देखिए, जो समीर वानखेड़े का जो इशू है कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर जो क्लेम है और उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है, मीन्स उसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो है, जो 3 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग मुस्लिम और क्रिश्चियन को शेड्यूल कास्ट स्टेटस का दर्जा नहीं मिल सकता है, वो सर्टिफिकेट उनको नहीं इशू हो सकता है। समीर वानखेड़े के केस में जो इशू इमर्ज होके आया है वो ये है कि उनके पिताजी ने किसी मुस्लिम महिला से शादी किया, वो सरकारी कर्मचारी थे। जब उनके पिताजी किसी मुस्लिम महिला से शादी किए होंगे तो शादी या तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट से किए होते, अगर स्पेशल मैरिज एक्ट से किए होंगे तो उसका कोई लीगल डॉक्यूमेंट अवेलेबल होगा जिसमें किसी को धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं होती। और दूसरा तरीका ये होगा कि वो जो है उस महिला से शादी करने के लिए उन्होंने अपना रिलीजन चेंज किया होगा, तभी उनका निकाह हुआ होगा। अब जब वो रिलीजन चेंज कर लेते हैं, कोई व्यक्ति रिलीजन चेंज कर लिया, तो उसके जो बच्चे होंगे वो बच्चे तो उसी रिलीजन के माने जाएंगे ना, कि उनका बच्चों का रिलीजन डिफरेंट हो जाएगा। अब यहाँ एक चीज ये है कि ये तो एक कंटिन्यूटी में है। फिर ये चीज दिखाई दे रहा है कि समीर वानखेड़े ने भी जब पहली शादी किया तो पहली शादी में उन्होंने मतलब पहली बार जब मैरिज हुई तो उन्होंने निकाह किया और उसको सेपरेटली जो है स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड भी कराया। सो प्राइमा फेसी ये दिखता है कि जब आपको निकाह करने की जरूरत पड़ रही है तो इट मीन्स कि आप अपने फादर की जो लिगेसी है या कन्वर्ट हुए होके जो परिवार मुस्लिम हो गया उसको, ये वाला प्रश्न असल में अभी मुझे लगता है कि अभी कंटेंशन में ऑलरेडी है। तो क्योंकि अभी वो क्लेम कर रहे हैं अभी भी कि हम हिंदू हैं, तो अभी हम लोग इस विवाद को छोड़ देते हैं क्योंकि ये सेटल अभी होना है। लेकिन हाँ, इतना सा जरूर तय है कि उनका निकाहनामा जैसी एक चीज है जिसको वो खारिज नहीं कर रहे हैं कि नहीं है। खैर, लेकिन अब मैं जो आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जो संविधान में आया, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 1950 आया, फिर 56 और 1990 का जो अमेंडमेंट है, उसके बाद अभी जिस तरह की सिचुएशन बनी है, इसकी मोरल वैलिडिटी क्या है? मतलब ये सही है या गलत है? किस तरह से अगर आप देखते हैं, अगर थ्योरी ऑफ जस्टिस के हिसाब से अगर आप देखें तो ये कहाँ पर टिक रहा है ये मामला? क्या ये उनको भी मान लीजिए थ्योरेटिकली, हाइपोथेटिकली कि समीर मुसलमान हैं तो भी क्या उनको शेड्यूल कास्ट का दर्जा नहीं मिल जाना चाहिए अगर उनके फोरफादर्स के साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हुई है? तो देखिए, अगर हम मतलब शेड्यूल कास्ट स्टेटस का वो जो पूरा आजादी के पहले स्ट्रगल है और जो शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन का प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो बेसिकली एक कॉन्टिन्यूअस स्ट्रगल के तहत सर्टेन प्रोविजन इजाद हुआ और उस प्रोविजन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया। उसको लेकर सर्टेन सैक्रिफाइसेस हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज के अपने अलग अलग स्ट्रगल रहे हैं और अलग अलग डिमांड्स रहे हैं। शेड्यूल कास्ट की केस में अगर देखेंगे तो जो रिजर्वेशन का इनका प्रोविजन है वो लार्जली गांधी और अंबेडकर के पैक्ट से आता है, और गांधी अंबेडकर पैक्ट में हिंदूज पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, लेकिन उसमें मुस्लिम पार्टी नहीं है। लार्जली जो है, अगर मुस्लिमों में अनटचेबिलिटी की प्रॉब्लम थी उस समय मतलब जब अनटचेबिलिटी का इशू प्रीडोमिनेटली उन दिनों आया तो ऐसा मुझे अभी तक कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाई दिया है कि मुस्लिम स्कॉलर्स ने इसको क्लेम किया हो कि नहीं, हमारे यहाँ भी अनटचेबिलिटी है, इस तरह की कम्युनिटीज हैं और इनको जो है they should be given शेड्यूल कास्ट स्टेटस। अली अनवर साहब बता रहे हैं कि जो है शेड्यूल कास्ट की सर्टेन जातियां जो है वो शामिल थी। मुझे नहीं लगता है कि जो ये जिन जातियों का नाम लिया, ये जातियां जो है 1932 के में जब शेड्यूल कास्ट की लिस्ट बनी थी और शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट बनी थी तो उसमें शामिल थी। हाँ, इनिशियली जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने शामिल करने की कोशिश किया था,
लेकिन ढेर सारी जातियों ने उसका अपोजिशन किया है। कुछ के डॉक्यूमेंट भी मेरे पास हैं, खासकर मैं उत्तर प्रदेश में देख रहा हूं कि ढेर सारी अति पिछड़ी जातियां जो है इस चीज का डिमांड कर रही हैं, और मेरे पास कुछ ऑफिशियल ब्रिटिश डॉक्यूमेंट है जिसमें कुछ जातियों के बारे में लिखा गया है कि ये जो है हम लोग इनको शेड्यूल कास्ट में नोटिफाई करना चाह रहे हैं, लेकिन तो ये जातियां कह रही हैं कि हम तो अनटचेबल नहीं है, जो है हमारी सिचुएशन डिफरेंट है। सो अब जब जिस समय राइट्स सर्टेन कम्युनिटी को दिए जा रहे थे, उस समय कुछ कम्युनिटीज क्लेम कर रही हैं कि नहीं, हमारा तो जो है हम तो ये फीचर ही नहीं शेयर करते हैं। और 50 साल बाद 40 साल बाद एक सिचुएशन ऐसी आती है कि जब जो है शेड्यूल कास्ट में शामिल जातियों का सोशल इंपावरमेंट होना शुरू हो जाता है, तब ढेर सारी जातियां जंप करती हैं दोबारा से और ये कहना क्लेम करना शुरू करती हैं कि हमको भी इस लिस्ट में शामिल किया जाए। देखिए, दो इशू है दिलीप जी। एक ये है कि किसी कास्ट और कम्युनिटी को रिजर्वेशन का बेनिफिट दिया जाए, मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। मतलब मैंने पोजीशन लिया था आपके ही चैनल पे कि जो है ईवीएस को जब आ रहा था तब भी मैंने कहा था कि कुछ कानूनी प्रावधान निकाल सकता है स्टेट। सो ऐसे ही जिन जातियों के बारे में क्लेम किया जा रहा है, ढेर सारी जातियां ओबीसी लिस्ट में ऑलरेडी हैं, मतलब वो सारी कम्युनिटीज ओबीसी लिस्ट में है। हमें प्राइमरीली ये देखना चाहिए कि रिजर्वेशन प्रोविजन का बेनिफिट पाते हुए भी जातियां शेड्यूल कास्ट में ही क्यों शामिल होना चाहती हैं। सो ये मेरे लिए एक पजलिंग सवाल है, और जब मैं इसको मतलब अपने फील्ड वर्क में पिछले 4-5 सालों से मैं देख रहा हूं, तो मैंने जो है लार्जली ये देखा है कि एक जो है सोसाइटी में एक कंपटीशन है, और वो कंपटीशन अगेंस्ट दलित है, जो एग्जिस्टिंग दलित हैं उनके अगेंस्ट कंपटीशन है। अलग अलग समुदाय को ये मतलब आप जिस विषय पर बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इस पर आगे हम और बातचीत करेंगे। एक इंटरवेंशन मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ और अली अनवर साहब का एक कमेंट चाहता हूँ कि शेड्यूल कास्ट स्टेटस, क्योंकि अनटचेबिलिटी उसका क्राइटेरिया है, और ये हम अपने अनुभवों से जानते हैं कि मुसलमानों में भी मुसलमान भंगी, मुसलमान मेहतर, ये सारी जातियां हैं, और आज की तारीख में ओबीसी में लिस्ट भी हैं, लीगली भी वो ये जातियों के नाम नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट में ये सारी जातियां हैं, और ये अपने धर्म के अंदर भी ये अनटचेबिलिटीज फेस कर रही हैं। लेकिन क्या मुस्लिम लीडरशिप ने कभी हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक रूप से जो जिनके हाथ में मुस्लिम लीडरशिप रही, उन्होंने इस क्लेम को समाज के क्लेम के तौर पर या उन जातियों ने अपना क्लेम कभी किया क्या हिस्टोरिकली? अभी हाल के अगर पिछले 25-30 साल के दौर को छोड़ दें तो खास करके आजादी के आंदोलन के समय में ये दावा था क्या कि हम हमारे धर्म में जात पात होती है और धर्म के अंदर हम अछूत हैं, ये क्लेम अगर नहीं था तो आज ये क्लेम कहां से आ रहा है? देखिए दिलीप जी, सबसे इसमें 2-3 सवाल जो हमने शुरू में भी इशारा किया इस तरफ। पहली बात यह है कि ये सही नहीं है कि यहाँ अनटचेबिलिटी नहीं। मुस्लिम भंगियों के साथ, मुस्लिम धोबी के साथ, मुस्लिम मोची के साथ, मुस्लिम गधेड़ी के साथ एक बिरादरी तो हमारे यहाँ है जिसका नाम है भटियारा। भटियारा माने बैड कैरेक्टर, बदचलन, उसका बजाबते नाम है लिस्ट में। एक ये भी बिरादरी है। तो एक बिरादरी मुल्लाजाद है, मुल्लाजाद, इस तरह की बिरादरियां भी हैं। तो हमारा कहना है कि जब संविधान बनाने वालों ने अगर ये समझा तो उसी समय संविधान में ही 341 धारा में धर्म के प्रतिबंध की बात क्यों नहीं जोड़ दी गई कि आकर के 50 में ये बात जोड़ी गई? उस समय तो कोई बात नहीं जोड़ी गई, और इसलिए नहीं जोड़ी गई कि गांधी जी भी इस बात को मानते थे कि कोई हरिजन शब्द का इस्तेमाल करते थे, वो क्रिश्चियन हो जाए या क्रिस्ट हो जाए या इस्लाम मजहब कबूल कर ले, इससे उसका अछूतपन नहीं खत्म होता है। वो सामाजिक रूप से वो बहिष्कृत रहेगा ही, अनटचेबल रहेगा ही। गांधी जी का कोटेशन है। बाबा साहब अंबेडकर ने भी इसी तरह की बात करी है। लोहिया जी ने इस तरह की बात की है। महापंडित राहुल शंकरटायन ने इस तरह की बात की है। जो ये फ्रीडम मूवमेंट के ये लोग हैं,
तो इन लोगों ने बात की। अब एक बात आप दिलीप जी सही कह रहे हैं कि उस समय के जो हमारे कायद थे, लीडर थे, मौलाना आजाद थे या दूसरे लोग थे, उन लोगों ने इस सवाल को नहीं उठाया। तो हम लोग तो अनबोलता जीव की तरह थे। मरने में, कटने में, आजादी की लड़ाई में सब लोग, ये लोग मरे हैं। लेकिन ये बात उस समय हमारे नेताओं ने नहीं उठाई। और हम समझते, ये मानते हैं कि अगर उस समय हमारे नेताओं ने इस बात को, मौलाना आजाद सरीखे और दूसरे जो फ्रीडम मूवमेंट के लोग थे, वो उठाए होते, तो बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी इस सवाल के, या नेहरू जो लिख पढ़ रहे थे, ये बात आई दे। लेकिन ये साइलेंट है। इसमें आप 341 को पढ़ लीजिए, कहीं धार्मिक प्रतिबंध नहीं है। वो 1950 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से आता है। तो हम ये कह रहे हैं कि इसमें हमारा भी नहीं है। हम उनके ये इस केस के मेरिट पर नहीं जा रहे हैं। वानखेड़े साहब और आर्याना शाहरुख खान क्या है, क्या सही, वो एक अलग मसला है, उस पर भी आप पूछेंगे तो राय होगी हमारी। लेकिन इसमें सिर्फ इतना है कि संयोग से ये या दुर्योग से ये सवाल उठ गया है। लेकिन जिस तरह से ये कहा जा रहा है, जैसे मान लिया कहा जा रहा है कि शाहरुख खान का बेटा आर्यन है, इसलिए उसको टारगेट किया जा रहा है, किसी ने टारगेट किया है किसी मकसद से, किसी बहस के चलते। तो उसी तरह से अगर मान लीजिए कि ये मुसलमान है भी, तब भी हम समझते हैं कि ये सवाल नहीं उठना चाहिए। ये सवाल नहीं उठना चाहिए कि मुसलमान है। हम लोग तो इसी बात की लड़ाई लड़ रहे हैं। और सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत है। शेड्यूल कास्ट कमीशन के चेयरमैन बूटा सिंह, उन्होंने रिकमेंड किया है। माइनॉरिटी कमीशन ने रिकमेंड किया है। कई स्कॉलर्स रिकमेंड किए हैं, कि नहीं भाई, मुसलमानों में और ईसाइयों में भी दलित हैं। और एक लाइन की बात है कि इस देश में धर्म बदलने से सामाजिक स्थिति में, सोशल स्टेटस में कोई चेंज नहीं होता है। तो पहले हम नहीं बोले, हमारी कोई जुबान नहीं थी, हमारा कोई तंजीम नहीं था। लेकिन हम लोगों ने जब से होश संभाला, इस बात को कंटिन्यूअस कर रहे हैं। रामविलास पासवान जी ने इस बात को कबूल किया है। मायावती जी ने इलेक्शन के दरमियान इस बात को कबूल किया है। इस बात की मांग बिहार विधानसभा ने सर्वसम्मत प्रस्ताव पास करके भेजा है। इस बात की मांग उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने मुलायम सिंह जी के समय में भेजा है, यहाँ लालू जी के समय में गया था। और आंध्र प्रदेश की अभी जो मुख्यमंत्री है वहां के, उनके पिताजी राव थे, वो उन्होंने प्रस्ताव पास करके भेजा है दलित मुस्लिम, दलित ईसाई के लिए। तो जब हमारी मांग उठी, जब हमको होश आया, तब से हमको मिलनी चाहिए। उसमें हम जरूर कह रहे हैं सर कि मतलब कोई मांग सिर्फ इसलिए खारिज नहीं हो जाती है कि किसी खास समय में नहीं उठाई गई थी। ऑब्वियसली समाज की चेतना का भी स्तर एक खास समय में आता है। इसमें एक चीज जो मुझे निजी तौर पर मेरी क्या राय है, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैं इसको कम से कम एक न्याय के पक्ष से अगर देखूं तो ये एक प्राइमा फेसी लगता है कि क्योंकि ये सच है कि रिलीजन बदल लेने से जाति नहीं बदलती है, तो इससे इन रिलीजन का ये क्लेम भी तो खत्म होता है कि हम एक समतावादी धर्म है, एक इगलिटेरियन रिलीजन है और हमारे यहाँ आ जाने के बाद सब छुआछूत वगैरह सब खत्म हो जाता है। ये दावा भी तो खत्म होता है। तो क्या बाबा साहब अम्बेडकर, नहीं, मैं इसमें प्रश्न ये पूछ रहा हूं, तो क्या जो शेड्यूल कास्ट या ओबीसी के लोग इस्लाम के अंदर या क्रिश्चियनिटी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं, क्या ये सवाल वो अपने रिलीजन के अंदर पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे हैं कि आपके धर्म में हम इसलिए आए क्योंकि यहाँ पर हम समानता की हमारी तमन्ना थी, हमारी ख्वाहिश थी कि हमको यहाँ समानता मिलेगी, लेकिन यहाँ भी अगर हमको वही सब कुछ फेस करना है, थोड़ा बहुत डिग्री का फर्क है, लेकिन अगर जातिवाद को हमको इसी तरह फेस करना है, तो ये सवाल था कि नहीं था। इस पर मैं आप दोनों लोगों की छोटी छोटी टिप्पणी चाहूंगा कि क्या रिलीजन के अंदर ये डिबेट है, ये क्लेम, क्योंकि देखिए दलित हिंदुओं का क्लेम इसलिए बड़ा बनता है क्योंकि वो फिर अपने रिलीजन को डिनाउंस करते हैं, वो रिजेक्ट करते हैं, बोलते हैं कि हमको या इस धर्म के अंदर में हमें वो एक मानव का दर्जा नहीं मिल रहा है, तो उनका एक क्लेम बहुत बड़ा हो जाता है। क्या इतना ही बड़ा क्लेम क्रिश्चियन दलितों का है और मुसलमान दलितों का? आप दोनों लोग इस पर कृपया बताएं कि कैसे आप लोग इसको देखते हैं। अरविंद जी, पहले आप प्लीज बता दीजिए।
मतलब मैंने शुरुआत किया था कि जो है पूना पैक्ट से वो लार्जर एग्रीमेंट इसी के तहत आया कि जो है दलितों ने वो क्लेम किया है, लगातार इस चीज को क्लेम किया, इवन इस स्टेज पर गए हैं कि जो है रिलीजन कन्वर्ट, दूसरे रिलीजन में जाने की बात भी किया है। अली अनवर साहब जी की इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि रिलीजन कन्वर्ट करने से जो है लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में चेंज नहीं होता है। ढेर सारे रिसर्च जो है अब महाराष्ट्र के बौद्धों पर आ रहे हैं कि जब उन लोगों ने कन्वर्ट किया तो उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आया है, और भी तमाम चीजें। तो इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। लार्जर बात यह है कि मुस्लिम्स और जो है क्रिश्चियन दलितों में अभी तक मुझे ये चीज नहीं दिखाई दिया है, कम से कम जो है कि रिलीजन को डिनंसिएशन करने का जो आइडिया है, वो प्रोबेबली रिलीजन को अगर आप डिनंसिएट नहीं करेंगे तो वो दैट आल्सो लीड्स टू दी मार्जिनलाइजेशन और बैकवर्डनेस ऑफ कम्युनिटी, क्योंकि जो है रिलीजन इमैटेरियलिज्म को प्रमोट करता है। सो मुझे कम से कम ये चीज नहीं दिखाई दिया है। इंपॉर्टेंट चीज दिलीप जी ये है कि अगर आप, मतलब ये बात सही है कि आगे चल के ये बात उठ सकती है, समाज किस तरीके से ऊपर नीचे हो रहा है, उसके क्लेम्स को एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन जब शेयर मांगने, अलग अलग कम्युनिटीज ने अपने अपने शेयर्स मांगे, तो शेयर मांगने के समय जो मुस्लिम पक्ष था, खासकर प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में, वो जो जिन समुदायों की बात अली अनवर साहब कर रहे हैं उसको अपने अंदर काउंट करता था, और उसके बिहाफ पर वो सेपरेट इलेक्टोरेट में विधानसभा में सीट मांग रहा था। उसके बेसिस पर वो जो है अलग से देश मांग लिया, 2 डिफरेंट प्रोविंसेस का डिवीजन कर लिया, तो उसको अपने अंदर वो, मतलब उसको कंसीडर कर रहा था। जबकि जो हिंदू दलितों का इशू था वो एक थर्ड पार्टी के तौर पर इमर्ज हो रहे थे, और जब थर्ड पार्टी के तौर पर इमर्ज हो रहे थे तो उन्होंने निगोशिएट किया हिंदू पार्टीज के साथ, और उस निगोशिएशन का प्रोविजन उनको बेसिकली रिप्रेजेंटेशन के तौर पर मिला अलग अलग जगह। जी, ये नहीं, आप ये सही कह रहे हैं अली अनवर साहब। ये देखिए, मैं एक चीज इसमें ऐड कर देना चाहता हूँ दिलीप जी। मैं मतलब इस बीच में अभी रिसेंटली मैं उत्तर प्रदेश में फील्ड वर्क से लौटा हूँ, और बहुत ढेर सारे लोगों ने मुझे बाकायदा नाम बताए कि कैसे लोग जो है फॉर्जरी शेड्यूल कास्ट के सर्टिफिकेट बनवा के जो है लोकल पंचायतों में, एक तो सांसद बन चुके हैं और उन पर अभी केस चल ही रहा है आगरा से, वो जानते होंगे। तो पूरा ये एक केस ये बन रहा है कि जो है जो दलितों ने उन दिनों बाबा साहब के नेतृत्व में जो कुछ हासिल किया था उसको सबोटेज कर देने की एक कोशिश भी है, और ये कोशिश लार्जली अलग अलग समुदायों के एलिट सेक्शन से भी आ रही है। तो मुस्लिम दलितों में एक प्राइम रीजन ये भी है दिलीप जी कि व्हाई दे वांट शेड्यूल कास्ट स्टेटस, वो ये है कि ताकि हम जो है जो रिजर्व सीटें हैं उसको लड़ सके। नहीं तो रिजर्वेशन का बेनिफिट तो मिल ही रहा है ऑलरेडी, जो है ओबीसी लिस्ट में रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल रहा है कम्युनिटीज को। जी, इसमें अली अनवर साहब देखिए, सिद्धांततः ये मानने में कोई दिक्कत नहीं है कि रिलीजन जो है वो एक हॉरिजॉन्टल स्पेस है, और उसमें हर रिलीजन में भी वो साउथ एशिया की प्रॉब्लम है, हर धर्म में ही वो समस्याएं हैं कि वो धर्म बदलने से नहीं बदलता है। तो इसको लेकर जिस तरह से संसद में कार्रवाई हुई, फिर जैसे आप रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट कह रहे हैं, उस रिपोर्ट को मैंने पढ़ा, उसमें बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दलित मुसलमानों को शेड्यूल कास्ट के अंदर लाया जाए, दलित ईसाइयों को भी, रंगनाथ में दोनों की बात है, दोनों को लाने की बात है। सच्चर भी इस बारे में बात कर रहा है, पार्लियामेंट में इसकी चर्चा हुई है, कम से कम 3 लिटिगेशन तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, और मेरी जानकारी में कम से कम 7 लिटिगेशन जो है वो डिफरेंट हाई कोर्ट्स में चल रहे हैं। तो फिर ये मामला सेटल क्यों नहीं हो रहा है? क्या कहाँ पर आकर ये अटक कहाँ रहा है? क्योंकि अगर देखिए, अब जो एक अरविंद की चिंता है उसको मैं समझ रहा हूँ कि शेड्यूल कास्ट के स्पेस के अंदर में एक और कंपटीशन बढ़ाकर उन्होंने हिस्टोरिकली गेन किया है, वहां पर उसको और क्राउडेड स्पेस बनाने की कोशिश। देखिए, उसका फॉर्मूला निकल सकता है, फॉर्मूला ये निकल सकता है कि शेड्यूल कास्ट जो मुस्लिम और क्रिश्चियंस हैं उनको एक सब कैटेगरी भी बन सकती है, और टोटल क्वांटम भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये तो नियत होगी तो रास्ते निकल आएंगे, लेकिन ये जो नियत में कमी है ये कहाँ से आ रही है कि क्यों इसको
अब सेटल नहीं किया जा रहा है। और ये चीज तो है ही है कि जब सांप्रदायिक तापमान बहुत ज्यादा होता है तो समुदायों के अंदर से उस तरह की जो अंदर की इंटरसेक्शनल डिमांड्स हैं वो भी उठ नहीं पाती है। जब आपके पूरे पूरे मुसलमान जब एक तरह से फायरिंग लाइन में हो सांप्रदायिकता की जो शक्तियां हैं उसमें, तब इस तरह के सवाल नहीं उठते हैं। लेकिन जब ये नहीं था, यूपीए था, उन्होंने सच्चर बनाया, रंगनाथ बनाया, रिपोर्ट टाइम पे आ गई थी, तो इसको सेटल करने की कोशिश क्यों नहीं? और सुप्रीम कोर्ट भी इसको एक तरह से आप देखिए कि सेटल नहीं इसको कर रहा है, रिजेक्ट भी नहीं कर रहा है, मतलब ये जस्ट लिंगर कर रहा है, हवा में कहीं झूल रहा है कि आपकी रिपोर्ट, कमेटी की रिपोर्ट आती है और सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और ये हवा में झूल रहा है। तो और इस वजह से ये समीर वानखेड़े का भी केस आया, वरना तो ये जिस रूप में सेटल होता, अगर वो सेटल होता तो ये चले जाते, इनका सर्टिफिकेट चला जाता है या बन जाता। तो ये सेटल क्यों नहीं हो रहा है? क्या, कहाँ समस्या आ रही? देखिए, 2-3 बात इसमें बहुत मुख्तसर में हम कहेंगे। एक तो जो आप कह रहे हैं क्यों नहीं सेटल हो रहा, तो शुरू में ही हमने कहा कि जो मुस्लिम जो लीडरशिप है, ट्रेडिशनल लीडरशिप, और जो हिंदू भाई हैं उनकी ही तरह जो अपर कास्ट की वहां हेजोमनी है लीडरशिप में, बल्कि हिंदू से ज्यादा मुस्लिम में है। तो वो इस बात को नहीं चाहते, वो इस बात को नहीं चाहते हैं कि ये आए। उनके दिमाग में है कि माने अब तो ये हमारे बराबर में, ये धोबी, ये नाट बको, पवरिया, हलालखोर, भटियारा हमारे बराबर में आकर के खड़ा हो जाएगा। एक जो माइंड सेट है वो ये है। दूसरी चीज ये है, दूसरी बात ये है कि जो आप प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि सवाल मुस्लिम क्या अपने रिलीजन को वो कंडेम करता है, तो अरे भाई, रिलीजन को कंडेम करने का मतलब उसके साथ जो छुआछूत है उसका विरोध करता है। और हम लोग कह रहे हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने तो हिंदू धर्म छोड़ करके, त्याग करके बौद्ध बुद्धिज्म, तो क्या तमाम दलित जो आज दलित की सुविधा ले रहे हैं बुद्धिस्ट बन गए? और क्या तमाम जो हिंदू दलित पूजा पाठ और पंडित पोथा पत्री के साथ ये नहीं जीते हैं अपना जिंदगी की, ये लय नहीं है उनकी? तो इससे क्या हो जाता है? इससे बात का की जो अहमियत है, उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है वो तो हो रहा है। और तीसरी बात कि ये जो लोग हैं, ये अपनी हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोग सिर्फ नौकरी में जाने की बात नहीं है, हम लोग अपने समाज के अंदर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। ये बात सही है कि हमारे समाज की लड़ाई ये नई है, लेकिन नई है तो, लेकिन हमारी बात में दम है। और दम इसलिए है कि जो संविधान बनाने वालों ने हमको नहीं हटाया, बाद में हटाया गया, और वो हटाया गया। अगर हमारे लोग अड़ गए होते तो वो पूना पैक्ट की बात आप कह रहे हैं, पूना पैक्ट में जो मांग थी, तो जो एक तबका था गांधी जी ही अड़ गए, नहीं तो इनके लिए अलग सिर्फ वोटर दलित ही होते। ये तो बाबा साहब ये चाहते थे, लेकिन उनको पीछे हटना पड़ा। तो उसी तरह से जब बाबा साहब ये लिखते हैं कि भाई नहीं, मुसलमानों में भी इस तरह का है, हमारे यहाँ मस्जिदें अलग अलग हैं बिरादरियों के नाम पर, कब्रिस्तान अलग अलग है, शादी ब्याह नहीं होता है, अब क्या अस्वच्छ धंधा करते हैं। आप चले जाइएगा, मुस्लिम मोची हैं, उनके घर में एक रात गुजार सकते हैं, 10 मिनट गुजार सकते हैं। चमड़ा सुखाना, चमड़ा पकाना, जूता चप्पल बनाना, इतना बदबू आता है कि आप वहां रह नहीं सकते। उनकी नाक डेड हो जाती है, जिनकी नाक जिंदा है वो नहीं रह सकते हैं। आप धर्म के आधार पर, रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने कहा है कि ये इक्विवेलेंट है कि रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, ये धर्म के आधार पर आप भेदभाव कर रहे हैं। उसने कहा है रंगनाथ मिश्रा और सच्चर कमेटी ने कि मुसलमानों का ये तबका, इस तबके की हालत हिंदू दलितों से भी खराब, हिंदू दलितों से भी खराब है। फिर आप क्यों डरते हैं प्रोफेसर साहब कि मुसलमान चले जाएंगे? हम तो पहले कह चुके हैं कि यही बात तो डरवाने का काम बीजेपी करता है, इसी बात पर वो रिजेक्ट करता है। तो हम जानते हैं कि ये सवाल उठेगा। हमारी आबादी को, जितनी आबादी को आप ले जा रहे हैं, उनकी गिनती कर लीजिए। इसीलिए हम कास्ट सेंसस की बात भी करते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो ओबीसी के लीडर्स हैं, हमने 15 और 18
दिसंबर 2009 को पार्लियामेंट में उठाया, फिर 11 में हमने उठाया, बाद में लोकसभा में जाकर के उठाए ये सवाल। हम इसलिए भी की बात कर रहे हैं कि हमारी जातियों को गिनिए, हमारे पेशा को गिनिए, हमारे शोषण को गिनिए और उसको तुलना कीजिए कि रंगनाथ मिश्रा कमीशन जो ये कह रहा है कि मुसलमानों में जो दलित है, ये जो ईसाई है, ईसाइयों के जो दलित है, उनकी हालत जो अभी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जाहिर है उनकी हालत रिजर्वेशन मिलने से आगे बढ़ी है, तो हम क्यों उससे दीवार होंगे भाई? जी, एक प्रश्न अरविंद जी आपसे मेरा है कि ये तो सही अली अनवर साहब का ये फैक्ट बिल्कुल सही है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो मूल जो टेक्स्ट है उसमें जहां पर भी शेड्यूल कास्ट की बात आ रही, कम से कम 2 धाराओं में मुख्य रूप से आ रही है, वहां पर कोई रिलीजियस बार नहीं है, कोई रिलीजियस कोई थ्रेशोल्ड नहीं है कि ये होगा तो देंगे, कि मुसलमानों को देंगे, ईसाइयों को देंगे, किसको नहीं देंगे। ये रिलीजन न्यूट्रल आर्टिकल है, आर्टिकल 341 ब्रैकेट में 1 जो है वो है। तो ये इसको फिर लाने की जरूरत क्यों पड़ी प्रेसिडेंशियल या कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के जरिए, क्यों ये इशू वहां पर सेटल नहीं हुआ? और जब ये क्योंकि प्राइमा फेसी ये लग रहा है कि कोशिश ये थी कि एससी के लोग, खास करके एससी के लोग इस्लाम या क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट न हो, इसलिए उनका जो पर्सपेक्टिव बेनिफिट है उसको आप इस चीज के साथ जोड़ दीजिए कि अगर आप इन रिलीजन्स के अंदर रहेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। और अगर ऐसा है तो ये बहुत इमोरल एक्ट है कि आप जहां पर रिलीजन प्रोफेस करने की आजादी आपको संविधान देता है, आप मैं किसी रिलीजन को प्रोफेस करते हुए सिर्फ रिलीजन बदल लेता हूं इसलिए मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल मेरे दूसरे राइट्स खत्म हो जाते हैं, तो ये अपने आप में एक प्राइमा फेसी इमोरल एक्ट लगता है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए दिलीप जी, पहली चीज तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी आर्टिकल इंडिपेंडेंटली नहीं पढ़ा जाता है, उसके साथ जो है वो अदर ढेर सारे जो उससे रिलेटेड आर्टिकल्स होते हैं उनको लेके ही पढ़ा जाता है। तो अगर आप जो शेड्यूल कास्ट को लेकर जो आर्टिकल डिफाइन करता है उसको आपको लार्जली आर्टिकल 25, इसके बाद 16(4)(a), इन चारों आर्टिकल्स को एक साथ पढ़ा जाता है। दूसरी चीज ये है कि नहीं, अगर इस लॉजिक से तो इस लॉजिक से फिर आपको 1956 में जाकर क्या जरूरत क्यों लाया गया, या 1990 में जाके बौद्धों को क्यों लाया गया? उस लॉजिक से तो अपने आप सिखों को भी 1956 में लाया गया। अगर सिर्फ ये था कि आप आर्टिकल 5 की बात कर रहे हैं कि हिंदू के ब्रॉड परिभाषा में ये सब शामिल थे, तो इनको अलग से डिफाइन करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? और इतने समय तक फिर इनको क्यों नहीं मिला, बौद्धों को क्यों नहीं मिला इतने समय तक, 1990 तक? अगर और मुस्लिम जो दलित हैं वो कन्वर्टेड लोग हैं भाई। नहीं, वो तो सेटल है सर, वो ठीक है। नहीं, कन्वर्टेड लोग हैं, इसको वो कोई अरब से और ईरान इराक से नहीं आए हुए हैं। नहीं, इसको समझने के लिए हमें लार्जली केवल ये देख लेना चाहिए कि जो है शेड्यूल कास्ट की लिस्ट तो 1950 में बनी नहीं थी, शेड्यूल कास्ट की लिस्ट तो बनी तो 1932 में बनी थी, 31 में बन गई थी। और ये देखने की जरूरत है कि 31 में कौन कौन सी कास्ट शामिल थी उसमें। मेरे हलालखोर था, धोबी था, रेलवे में जो भर्तियां होती, जितने अस्वच्छ धंधे हैं उसमें मुसलमान और ये सबकी भर्ती होती थी, हिंदू दलित सबकी एक साथ, एक तरह का ट्रीटमेंट था। नहीं, मुझे जो है मतलब मैं लार्जली जो मेरा आर्गुमेंट है वो जो 50s में ऑर्डर आया था, वो ऑर्डर केवल जो है उसको रिवाइव किया था जो लिस्ट 32 में बनी हुई थी। इंक्लूजन और एक्सक्लूजन 32 के ऑर्डर से, 50s के ऑर्डर से नहीं है, केवल मींस एक प्रेसिडेंट को मैंडेट है, आर्टिकल 340 या 341 जो भी है, 41 है, हाँ, उसमें प्रेसिडेंट के पास मैंडेट है कि you will notify these caste to be included in schedule caste। और 50s का ऑर्डर लार्जली जो है केवल नोटिफाई करता है। अब बाद के ऑर्डर्स में जो है जो दलित 52-56 में कन्वर्ट हो गए थे बुद्धिज्म में, उनको जो 90s का ऑर्डर है वो केवल उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए,
के लिए है, और उससे रिलेटेड कुछ ज्यादा और कुछ नहीं है। मेरा जो बड़ा जो लार्जर आर्गुमेंट है वो ये है कि देखिए, अलग अलग कम्युनिटीज जो है स्टेट से बार्गेन करती हैं, मतलब जो टेक्निकलिटीज हैं उसको मैं असाइड करते हुए मैं ये बात कर रहा हूं कि अलग अलग कम्युनिटीज जो है स्टेट से बार्गेन करती हैं, और बार्गेनिंग में स्टेट से जब जो है मुस्लिम कम्युनिटीज का इलीट बार्गेन करता है स्टेट से, जिसको आप देख सकते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और तमाम जो माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूट रहे हैं, फंडिंग रही है हज करने के लिए, तमाम ढेर सारी जो 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 अलग अलग फंडिंग है, वो बार्गेन करते हुए अपनी संख्या में इन सबको इंक्लूड करता है और बेनिफिट। लेकिन ये इन्होंने शेड्यूल कास्ट दर्जा के लिए कभी बार्गेनिंग नहीं किया है, कम से कम नहीं किया। बड़े नेताओं का कोई बयान मुझे नहीं दिखा। हाँ एकदम, मैं ये चीज नहीं कह रहा हूं कि जो है शेड्यूल कास्ट के लिए उन्होंने बार्गेन किया। मैं ये कह रहा हूं कि स्टेट से जब आप जॉब अपॉर्चुनिटीज अलग अलग जगहों पर शेयर मांगती है कोई कम्युनिटी, तो वो अपने अपने कंसर्न्स के साथ बार्गेन करती है। और बार्गेनिंग में जो ये मुस्लिम लॉट है जो जिनका नाम जो है अली अनवर साहब ले रहे हैं, उनको मुस्लिम इलीट अपने जब स्टेट से बार्गेन करता है तो वहां उसको काउंट करता है, या पहले भी काउंट किया सिर्फ संख्या के तौर पर। लेकिन साउथ एशिया में तो नहीं हो रही है, साउथ एशिया में जो है डिवीजन हुई कंट्री, वो तो हिंदू दलित को भी काउंट करता है। बीजेपी और आरएसएस की आइडियोलॉजी वो तो सबको, उनको भी हिंदू मानती है, वो अपने को माने चाहे नहीं माने। हम लोग वो करते हैं लेकिन वो हमारी मांग को नहीं रखते हैं। अली अनवर साहब, मिस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वहां शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन नहीं लागू है। एक सर्टेन प्रोविजन है ना कि जो है जिसके तहत स्टेट गवर्नमेंट फंड कर रही है, एक इंस्टीट्यूशन चल रहा है, और ऐसे और भी तमाम ढेर सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। मैं ये कह रहा हूं अलग अलग कम्युनिटीज ने भारतीय जो राज्य है उससे बार्गेनिंग किया हुआ है और अलग अलग चीज लिया है। वो प्रीवियसली जो है प्री कॉलोनियल पीरियड में बार्गेनिंग हुई, वो बार्गेनिंग पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में हुई, और वो कंटिन्यू भी है, जिसके बेसिस पर सबको अपने अपने डिफरेंट टाइप्स के शेयर्स मिले हैं, डिफरेंट टाइप का की मदद मिली हुई है। वो मदद मुस्लिमों में ये मैं मानने के लिए बिल्कुल तैयार हूं कि जो है मुस्लिम्स में वो बॉटम अप जो समाज है उसके पास नहीं जा रही है। और इवन उसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि जो है रिजर्वेशन का प्रोविजन मुस्लिमों को, जो मुस्लिम दलित हैं या जो हैं उनको नहीं मिला, ओबीसी लिस्ट में शामिल करके उनको दिया गया। प्रॉब्लम ये है कि या और भी तमाम ऐसी कम्युनिटी, केवल ये मुस्लिम्स का इशू नहीं, और भी ढेर सारी कम्युनिटी। प्रॉब्लम ये है कि क्या ये केवल रिजर्वेशन लेने का इशू है या कुछ समथिंग एल्स है। अगर रिजर्वेशन लेने का इशू है तो ऑलरेडी रिजर्वेशन मिल रहा है, और अगर समथिंग एल्स है तो उस पर हमको डिस्कस करना चाहिए रेदर देन कि इस चीज पर। रियलिटी क्या है उस पर बेस्ड माने चीजें हैं, और सभी ओबीसी मुस्लिम्स के लिए इसकी मांग नहीं की जा रही है। जिनका नाम और पेशा जो अस्वच्छ धंधों में रहते हैं, जिनकी जिंदगी नारकीय है, जिनके बारे में रंगनाथ मिश्रा कमीशन सेंसर कमेटी कहती है कि इनकी हालत हिंदू दलितों से भी खराब है, तो हाँ, उनको, और जो लोग पहले गलत किए हैं तो उनकी सजा ये आज की पीढ़ी क्यों भोगे। हमारे लोगों ने पहले नहीं, जो हमारे कायद थे, हमारे लीडर्स थे, वो हमारे बीच के नहीं थे, हमारा हिस्टोरियन थे, हमारी बात नहीं लिखे। तो हमने एक मुस्लिम दिल्ली के एक सेमिनार में एक बड़े हिस्टोरियन ने कहा कि अरे अली अनवर साहब हलाल खोर कौन, हम तो कभी नहीं सुने थे कि हलाल खोर। तो हमने भी तंज किया, उन्होंने तंज किया, हमने भी कहा कि ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन इतना जान लीजिए कि दो ही तरह के लोग होते हैं, एक हरामखोर होते हैं, एक हलाल खोर हैं। तो बड़ी हंसी मजाक हुई उसमें। सैयद साहबुद्दीन भी थे और उसमें कई और बड़े लोग थे, इम्तियाज अहमद साहब जेएनयू के थे, ये सारी चीजें। तो हम कह रहे हैं कि हम सबके लिए नहीं मांग रहे, वो उनके लिए मांग रहे हैं जो दिख रहे हैं, जो दिख रहे हैं। महिला ढोने का काम वो कर रहा है, गटर में वो भी मर रहा है गटर में।
तो उसकी बात हम कर रहे हैं। उस पर बहुत सारा जुल्म, जाति अत्याचार भी होता है। और अगर मान लीजिए कि उसका 14% आबादी उसके साथ बराबरी का, जो नहीं करती है बराबरी का, रोटी बेटी का रिश्ता नहीं है उसके साथ आम मुसलमानों का, ईद की भी सवई खाने के लिए उसके यहाँ कोई नहीं जाता है, तो उसका पानी छुआ हुआ नहीं पीता है, तो हम मान लेते हैं कि ये लोग सब उलट गया है, आंख पर पर्दा डालने के नहीं वो लोग सब करते हैं। तभी तो 14% में है, जो मुसलमानों के छोड़ करके बाकी आबादी हमारे लोगों के साथ, तो जो हिंदू दलित के साथ व्यवहार करती है वही हमारे दलितों के साथ, हमारे धोबी के साथ भी वही व्यवहार होता है, हमारे भंगी के साथ भी वही व्यवहार होता है, हमारे मोची के साथ भी वही व्यवहार होता है। तब तो कुल मिला जुला करके तो वो तो अछूत ही न हुआ, जहां पर 70-85% लोग उसको अछूत समझते हैं। जी, ऐसा तो नहीं है। अरविंद जी का एक कंक्लूडिंग रिमार्क ले लेते हैं। आपका कंक्लूडिंग रिमार्क मेरे ख्याल से आ गया है। कंक्लूडिंग रिमार्क देखिए दिलीप जी, मतलब मैं जस्ट फॉर द आर्गूमेंट से इसको समझ लीजिए कि अली अनवर जी के जो बातचीत में निकल के आया, उन्होंने रंगनाथ मिश्रा और सचर कमीशन का बार बार लिया। की पॉइंट ये है डिमांड का, और वो की पॉइंट ये है कि कुछ समुदाय ऐसे हैं जिनकी हालत दलितों से खराब हो गई। मुझे आपत्ति यही है, और यहीं से जो है, मैं मतलब न्यायप्रिय आदमी हूं, किसी भी समुदाय के अपलिफ्टमेंट के लिए जब कुछ भी कहा जाता है तो मैं उसका हमेशा सपोर्ट करता हूं। लेकिन मेरा जो प्राइमा फेसी आपत्ति है वो यहीं से आई है, और वो ये है कि पिछले 10-15 सालों से मैं इस डिबेट को जब से मैं फॉलो करना शुरू किया हूं, कंसिस्टेंटली मैं ये देख रहा हूं कि कंपैरिजन जो है वो दलितों से है, जो एग्जिस्टिंग दलितों से। और इसी वजह से मैं ये कह रहा हूं कि ये पूरा का पूरा जो आइडिया है, जो फ्रेमवर्क है, वो फ्रेमवर्क यहां से फ्रेम हो रहा है कि जो है दलित थे वो ऊपर चले गए और दूसरे समुदाय नीचे चले गए, उनसे नीचे चले गए, और हमको जो है अब कुछ भी करके ऊपर चले आना, नहीं तो हम सबसे इंडियन सोसाइटी के सबसे बॉटम अप में चले जाएंगे। ये की कंसर्न है, ये की एंजाइटी है जो कम्युनिटीज की है, जो आप अभी कह रहे थे कि उनको दलितों के हिस्से में एक सेपरेट हिस्सा बनाया जा सकता। मैं कह रहा हूं उनको ओबीसी के हिस्से में ही एक सेपरेट हिस्सा बना दीजिए, अगर यही बात है तो मतलब ओबीसी में ही 3-4 कैटेगरी बना दीजिए, हमें क्या दिक्कत है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तो शायद वो चीज नहीं है, शायद जो है मेरा जो कंसर्न है वो कंसर्न यहां से आता है। अगर केवल बैकवर्डनेस की बात होती तो रिजर्वेशन, सब कैटेगराइजेशन, डेप्रीवेशन पॉइंट, मैंने आर्गुमेंट दिया है आपके ही चैनल, उस पर मैंने लिखा है कि जो है डेप्रीवेशन पॉइंट लागू किया जाना चाहिए। दलितों में भी बहुत लोगों के कुछ परिवार हो सकते हैं जो पा रहे हैं, कुछ जातियां हो सकती हैं, बहुत ढेर सारी जातियों का कहीं कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं हो पा रहा है, तो वो सब अपने उसके प्रॉब्लम्स है। उन सारे तौर पर हम लोग इतना तो एक शायद कोई कंसेंसस बनाना इस चर्चा का उद्देश्य भी नहीं था ज्यादा। हम एक असल में जो दो अलग अलग एकदम स्टैंड पॉइंट से आर्गुमेंट आ रहे हैं, क्योंकि तीसरा एक आर्गुमेंट एक और है जो जिसको हमने बात नहीं की, वो बीजेपी वगैरह का है कि जो वो दलितों को समझा रहे हैं कि तुम्हारा खा जाएंगे, उस पर तो हमने बात ही नहीं की। और वो इतनी भी डिबेट कहाँ होने दे रहे हैं जिस समय की सांप्रदायिक तापमान इतना बढ़ा हुआ है। तो ये असल में एक क्वेश्चन है जस्टिस का, इसको लेकर हम एटलीस्ट हम लोग एग्री कर रहे हैं। इसका अप्रोच अलग अलग तरीके से हो सकता है और इसकी इंटेंशनलिटी अलग अलग हो सकती है, जिसके बारे में आपने और अली अनवर साहब ने अलग अलग पोजीशन लिया। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं फिलहाल इस एपिसोड को खत्म करता हूं। मुझे लगता है कि इस पर हम लोग और बातचीत करेंगे, क्योंकि आने वाले मुझे लगता है कई वर्षों तक अगर ये सेटल नहीं हुआ किसी भी तरह सेटल हो सकता है, कोर्ट और पार्लियामेंट ने अगर इसको सेटल नहीं किया तो डिबेट रहेगी। तो दिलीप मंडल की पाठशाला में शामिल होने के लिए और इतना महत्वपूर्ण आपका ओपिनियन और जानकारी देने के लिए आप दोनों मित्रों का बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद है कि आप जो दर्शक हैं उनको उनका जो एक ज्यादा नुआंस्ड तरीके से वो इस चर्चा को सुनने के बाद सोचने की स्थिति में होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद दिलीप मंडल। थैंक यू, धन्यवाद।